नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य गोयल है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट पे। आज से मैं एक बहुत अच्छी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो आगे अपकमिंग स्टेट एई जेई और एसएससी जेई व्यापम जेई जो भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम हैं एई जेई वाले उन सभी के लिए। इसमें मैं आपको पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है और सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स के ज़रिए। ठीक है। तो देखिए, इसको देखने से पहले ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सीपीएम को, जिनका सीपीएम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिनके सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, वो ही इस वीडियो को देखें तो उनको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। तो ये कैसे रहेगी, मैं सीपीएम को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्या है, सबसे पहला सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ सीपीएम। तो सीपीएम को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि जो टोटल सिलेबस है सीपीएम का उसको मैं विद इन 3 to 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा। ये शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स रहेंगे तो बच्चों को बोरियत ना हो और एग्ज़ाम के टाइम में उनको बहुत हेल्पफुल मिले। तो चलिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, इन्हीं को मैंने तैयार किया है, तो इसी से आपको पूरा समझाएंगे। तो आप पूरा ध्यान से समझते चलिएगा। फास्ट लर्निंग रहेगी। इसमें आपको क्या करना है, मेरे जो पॉइंट्स बोला वो सुनते जाइए। और मैं ये जो पीडीएफ रहेगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप सब लोग देख लीजिएगा, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, सीपीएम पार्ट में सबसे पहली चीज़ आती है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपने 3 होते हैं: प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है। तो प्लानिंग और शेड्यूलिंग जो होती है एग्जीक्यूशन से पहले होती है, और कंट्रोलिंग जो होती है वो एग्जीक्यूशन के टाइम होती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इसमें आप ये देख रहे हैं कि शेड्यूलिंग जो है उसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन इन विच फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग वन ऑफ, तो ऑल ऑफ द अबव। तो आप क्या लगाएंगे, शेड्यूलिंग। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो ये जो, इसलिए मैंने आपको जो ये पीडीएफ है, आप इसको अच्छे से करिएगा। एलोकेशन और रिसोर्सेज अपन शेड्यूलिंग में करते हैं। तो शेड्यूलिंग में एलोकेशन और रिसोर्सेज अपन किस किस तरीके से करते हैं, ये 2 तरीके से होती है, सीपीएम पार्ट और चार्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। इसमें अपन मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपन किससे करते हैं, सबसे पहला है बार चार्ट, फिर सेकंड है माइलस्टोन चार्ट, थर्ड है लिंक बार चार्ट। ठीक है। अब जो बार चार्ट है ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है, और माइलस्टोन चार्ट है ये इवेंट ओरिएंटेड है। ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब बार चार्ट के बारे में सबसे पहले छोटा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। मैं देखिए, ये लिखा हुआ है टॉप टॉप पे देखते हैं। बार चार्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया था, हेनरी गेंड ने। तो इसमें क्या क्या लिमिटेशंस आती हैं, लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में आती हैं, डायरेक्टली ही पूछते हैं। तो लिमिटेशंस इसकी हैं: लेक डिग्री ऑफ डिटेल, पहली ध्यान रखिए। और रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ये इसकी लिमिटेशन है। तो इसलिए बार चार्ट को यूज़ नहीं करते एज अ टूल ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है। एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप ये शो करता है, ये इसकी लिमिटेशन है। टाइम अनसर्टेनिटी होती है इसमें। ठीक है। एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप का एग्जांपल है पाइपलाइन एग्जांपल, कि एक्सकवेशन होगा, फिर लेइंग एंड फिर फिलिंग होगी। और टाइम अनसर्टेनिटी होती है क्योंकि लेंथ ऑफ वार चार्ट इंडिकेट्स ड्यूरेशन, इसलिए इसको अपन रिसर्च प्रोजेक्ट में अपन यूज़ नहीं करते बार चार्ट को। एक इसकी इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं बताता। ठीक है, नो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इसलिए क्रिटिकल एक्टिविटी इससे अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। तो रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को अपन नहीं पता कर पाएंगे इसमें रिव्यू, तो इसके लिए क्या करते हैं, टू रिमूव दिस, इसकी लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हाफ वेट इज शेडेड ऑन बार चार्ट। तो ये जो इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप ये देख रहे हैं, ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसी को मैंने एक शॉर्ट पॉइंट्स में बना के रखा है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। अब बार चार्ट जो है वो क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। माइलस्टोन चार्ट क्या है, इवेंट ओरिएंटेड है। लिंक बार चार्ट, एक्टिविटी डिपेंडेंसी कांट बी इम्प्लाइड, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है।
माइलस्टोन चार्ट में क्या करते हैं, हायर लेवल ऑफ मॉनिटर एंड कंट्रोल, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इसमें हो सकते हैं हाई लेवल की, ठीक है, ध्यान रखिए। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि नंबरिंग ऑफ इवेंट की नंबरिंग अपन किससे करते हैं, फल्करसन रूल से करते हैं, ये याद रखिए। तो आप याद रखिए, मैं आपको ये इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल पिन पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम में यही एग्ज़ाम के लिए मैंने क्या बोला, ये केवल वही लोग देखें जिन्होंने CPM पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं। मैं केवल शॉर्ट मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ ये कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, WBS सिस्टमेटिक अप्रोच है, हायरार्किकल होता है इसमें, ठीक है, टॉप टू डाउन अप्रोच इसमें अपन फॉलो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये आए हुए क्वेश्चन है कि टॉप टू डाउन अप्रोच, डाउन टू टॉप अप्रोच, टॉप अप्रोच, डाउन अप्रोच, विच ऑफ द इज़ अ अप्रोच मैटर इन WBS, तो आपको ध्यान रखना है कि टॉप टू डाउन होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेटवर्क दो टाइप के होते हैं, एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन नोड। तो एक्टिविटी ऑन एरो को एनालिसिस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एक्टिविटी ऑन नोड को किसके लिए करते हैं, इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें डमी का यूज़ नहीं होता एक्टिविटी ऑन नोड में। तो ये भी आए हुए क्वेश्चंस हैं कि एक्टिविटी ऑन नोड में डमी का यूज़ होता है या नहीं होता, तो आपको याद रखना है। ये देखिए PSC का ये MP PSC में ये आया हुआ क्वेश्चन है जो अगला है, 2016 या आई थिंक 16 या 14 में आया हुआ ये क्वेश्चन। बस्ट एक्टिविटी किसे कहते हैं, ये एक्टिविटी है, ये इवेंट है, सॉरी, ये एक्टिविटी अपनी आ रही है। तो यहाँ से एक इवेंट से अलग अलग एक्टिविटी निकलें तो इसको QRS, ये जो रहेगा QRS वाला, तो ये क्या रहेगा QRS, ये अपनी बस्ट एक्टिविटी हो जाएंगी। और मर्ज क्या हो जाएंगी, इसका जस्ट अपोजिट। तो इजी है, आप ध्यान रखिए। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये ES का आए हुआ क्वेश्चन है। ऑल कॉन्करेंट एक्टिविटी आर पैरेलल एक्टिविटी, बट ऑल पैरेलल एक्टिविटी आर नॉट कॉन्करेंट, ये आप याद रखिए। अब एरर्स, अगली चीज़ है एरर्स। एरर्स कितने टाइप की होती हैं, डेंजलिंग एरर्स होती है। इसको डेंजलिंग का मीनिंग जो होता है वो सेंसलेस होता है, जब इनिशियल और एंड इवेंट्स एक से ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे आप ये एक नेटवर्क देख रहे हैं, ये मैंने बनाया है, इनिशियल इवेंट यहाँ पे एक से ज़्यादा है और एक से ज़्यादा इवेंट कहीं कभी हो नहीं सकते, तो इसलिए डेजलिंग एरर है। और अब ये छोटा सा मैंने ट्रिक लिखी हुई है, एग्ज़ाम में बहुत लोग भूल जाते हैं कि A फॉलो B, A इज़ फॉलोड बाय B, A फॉलो B बट प्रिसिड C। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिए, A फॉलोज़ B अगर आपको लिखा है, आपको नेटवर्क बनाने को आया, तो A फॉलोज़ B मतलब क्या हो जाएगा, B के आगे A है, ये याद रखिए। और A इज़ फॉलोड बाय B, तो A के आगे B है, दोनों में A फॉलोज़ B एंड A इज़ फॉलोड बाय B, ये ध्यान रखिए। ये एग्ज़ाम के लिए मैंने लगा के रखा हुआ है कि एग्ज़ाम के लिए आप लास्ट टाइम पे मैंने शॉर्ट नोट्स वो बनाए हैं जिसमें आप चीज़ें भूलेंगे। तो अब अगला है A इज़ फॉलोड बाय B बट प्रेसिड C, तो ये आप देख सकते हैं, इजी है। देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगली आ रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है CPM और PERT में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। PERT में एक चीज़ ध्यान रखिए, टाइम रिक्वायर्ड नीड नॉट टू बी नोन, क्योंकि टाइम की यहाँ ज़रूरत नहीं, ये PSC या SSC में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। PERT को US नेवी ने डेवलप किया, ठीक है। CPM को ड्यू पॉइंट क्रोप UK ने डेवलप किया, ये याद रखिए, ये US है, ये UK है, ठीक है। PERT को अपन न्यू प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे, और जब न्यू प्रोजेक्ट है तो मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी। CPM को रिपीटेटिव के लिए करेंगे, रिपीटेटिव है मतलब डिटर्मिनिस्टिक है। और न्यू प्रोजेक्ट अपने R&D रहेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस में रहेंगे। रिपीटेटिव अपना कंस्ट्रक्शन सिविल के जितने भी हैं वो सारे रिपीटेटिव रहते हैं, तो उसमें डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच रहती है। PERT में आपका 3 टाइम एस्टिमेट होता है, यहाँ पे 1 टाइम एस्टिमेट होता है। ये इवेंट ओरिएंटेड है, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है। और PERT में एक्टिविटी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, प्रोजेक्ट एज अ होल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि 1 टाइम एस्टिमेट है तो डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, फिक्स पॉइंट रहेगा। इसमें टाइम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इसमें कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ये, तो इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम से ही बताते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है वो मैं आपको नीचे बताता हूँ।
देखिए समझिए, अब बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। पर्ट जो होता है, पर्ट में टी ई होता है, जो टी ई का क्या होता है फॉर्मूला, टी ओ प्लस टी पी प्लस 4 Tm/6, ये याद रखिए। और जो ऑप्टिमिस्टिक रहता है टी ओ, टी एम रहता है मोस्ट लाइकली टाइम, और टी पी रहता है। अब जो टी एम जो रहता है उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो टी ओ के ज़्यादा पास में रहता है। तो ये याद रखिए, टी एम और टी पी के बीच में जो टाइम डिफरेंस है ये ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू टी ओ एंड टी एम, ये याद रखिए। ठीक है, पर्ट में टी एम मोड जो है टी एम को रेफ़र करेगा, मीन जो है टी ई को रेफ़र करेगा, ये ध्यान रखिए। अगर आपको बोले मोड निकालना है, मोड निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, टी एम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और मीन बोले तो क्या निकालना पड़ेगा, टी ई निकालने का। अब ये मत समझना कि ये मैंने क्यों लिखा, आप समझिए। आपको मीन दिखा तो मीन मतलब टी एम नहीं है ये। ठीक है, समझिए, तो ये ध्यान रखिए। अब आगे की चीज़, सिमेट्रिक, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये बना, ये टी ओ है, ये टी पी है, टी एम है, दोनों के बीच का ये जो है गैप, ये सेम है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है सेम है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ये लेस देन है, मतलब इसका झुकाव इधर की साइड है, तो पॉजिटिव है, इसका झुकाव इधर है तो ये नेगेटिव है, ये ग्रेटर देन, ये ध्यान रखिए। अब देखिए क्या है चीज़ समझने वाली, ये देखिए कि क्या है, टी ओ, टी ओ एंड टी पी, टी पी एंड टी ओ, टी पी अपना सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, टी ओ अपना सबसे मिनिमम वाला पॉइंट है। ये जितना ज़्यादा होगा अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं कि ये एरिया उतना ही ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा होगा। तो अनसर्टेनिटी को अगर अपन कम कर दें, अनसर्टेनिटी कम कर दें मतलब ये जो गैप है इसको अपन कम कर दें, और टेंड्स टू जीरो इसको आप मिला दोगे, तो आपका एक पॉइंट बन जाएगा। ये उस पॉइंट पे आपको डेफिनेट आपको टाइम मिल जाएगा ये। तो टी ओ बराबर टी पी हो जाएगा, मतलब टी ओ टी पी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे टी ओ एंड टी पी बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में सी पी पर्ट जो है सी पी एम बन जाएगा, मतलब वन टाइम एस्टिमेट। तो ध्यान रखिए, पर्ट और सी पी एम अगर अनसर्टेनिटी आप जीरो कर दें तो पर्ट सी पी एम की तरह ही बिहेव करेगा। अब ये देख सकते हैं आप, दो ग्राफ मैंने बनाए, एक ये वाला बनाया, एक ये बनाया। आप दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं क्या है। यहाँ पे इस ग्राफ में पीक ज़्यादा है, इस ग्राफ में पीक कम है, जबकि ये एरिया ज़्यादा है। तो आप देखिए, ए जो है वो रिलायबल ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी कम है, ये गैप कम है मतलब अनसर्टेनिटी कम है। और बी क्या है, अनसर्टेन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और जब इनको ये जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अनसर्टेनिटी जीरो हो जाएगी, तो टी ओ टी पी बराबर हो जाएगा, तो ये सी पी एम बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना। अब आगे आते हैं अपन मीन की, ये जो बात आ रही थी मीन। तो मीन में ये आप देख सकते हैं ग्राफ, आप इसको देख लीजिएगा, समझ जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये एसएससी जेई में आए हुए क्वेश्चन है इसके, आप देख लीजिएगा इसे। अगला अपन आते हैं क्रिटिकल पाथ पे। ठीक है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ में डमी एक्टिविटी रह सकती हैं, स्मॉलेस्ट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ध्यान रखिए, लार्जेस्ट टाइम, स्मॉलेस्ट टाइम, ये चीज़ें आती हैं, तो ध्यान रखिए, केवल जो इसमें लिखा है आप वही याद कर लीजिए, पेपर आपका बन जाएगा। टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ होता है क्रिटिकल पाथ, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन टू रिक्वायर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब समझिए, यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ यहाँ लिख रहे हैं लॉन्गेस्ट, यहाँ लिख रहे हैं शॉर्टेस्ट। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो लॉन्गेस्ट पार्ट हो तो उसको अपन क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो ये भी क्रिटिकल पाथ होगा। और साथ में यहाँ पे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है, ये पढ़िए शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन आ गई। तो क्या है, ये चीज़ें हैं बराबर। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन परमिशन टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विदाउट एनी डिले, कोई डिले हुए बिना जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रहेगी परमिसेबल, वो क्रिटिकल पाथ होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, टी पी माइनस टी ओ बाई 6 स्टैंडर्ड डेविएशन। और यही स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो वो वेरिएंस हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। अब प्रोपोर्शनल वेरिएशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये याद रखिए, सीधी डेफिनेशन है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है,
क्रिटिकल पाथ में टोटल फ्लोट जीरो होता है। शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन परमिशन एंड लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन नीडेड, ये आए हुए क्वेश्चन है। क्रिटिकल पाथ में फ्लोट मिनिमम होता है, अगर कोई बोले फ्लोट जीरो होता है तो वो गलत है। फ्लोट जीरो नहीं होता, फ्लोट मिनिमम होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही काफ़ी है। आगे का डिस्कशन मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और पीडीएफ भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी डाल दूंगा, आप ज़रूर देखिए ये। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।